हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केम थॉट एजुकेशन। दोस्तों, हम सभी लोग बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के सीटी लेवल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारा रिएक्शंस देख चुके हैं, ठीक है। तब इस केस में अब हमें आज का पहला रिएक्शन देखना है। दिया है विच एमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन 2। किस रिएक्शन के लिए ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तब इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, C2H5 ब्रेक होकर के बन रहा है C2H4 और HI में। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होकर के बन रहा है H2O प्लस O2 में। यहाँ पर आपका CH3CHO ब्रेक होकर के बन रहा है CH4 प्लस CO, और यहाँ पर आपका NO2 प्लस CO ब्रेक होकर के बन रहा है NO प्लस CO2। तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन होगा जिसके लिए ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब इस केस में हमारा जो है कि डी वाला ऑप्शन होगा, है ना। इस केस में डी वाले ऑप्शन का ओवरऑल, इस केस में जो आपका ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर NO2 प्लस CO दोनों एक साथ कंबाइन होंगे, दोनों एक साथ रिएक्टेंट में भाग लेंगे और ये बन जाएगा आपका CO2 प्लस NO, है ना। अगर हम इसका रेट ला इक्वेशन लिखे तो हो जाएगा R = K और NO2 और इसके बाद फिर CO, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके लिए 1, इसके लिए 1। देखिए बाकी सब के लिए जो है कि 2 नहीं होगा। जो ये वाला रिएक्शन है CH3CHO वाला, इसका आर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1.5 होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बहुत जटिल होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए 1 होता है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला रिएक्शन दिया है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो केमिकल रिएक्शन है इसको किस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो रेट होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस dC/dt। यानी कि इस केस में जो है कि आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस केस में होना चाहिए क्या, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का बनना और रिएक्टेंट का खत्म होना, दोनों एक साथ चलते हैं। रिएक्टेंट का खत्म होना दोनों के ऊपर डिपेंड करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ओनली, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, रेट ऑफ कंजक्शन ऑफ कैटलिस्ट, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस केस में एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। एक दिया गया है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का रेट दिया गया है ये वाला, ठीक है। तब आपको बताना है कि इसके लिए आपका रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो देखेंगे अगर हम लोग अच्छे ढंग से, तब यहाँ पर dx/dt का वैल्यू जो है पॉजिटिव में है और dy/dt का वैल्यू निगेटिव में और dz/dt का वैल्यू भी निगेटिव में है। इसका मतलब ये हुआ कि dy/dt और dz/dt रिएक्टेंट है और dx/dt प्रोडक्ट है। तब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 है तो इसको हम कर देंगे 2y प्लस z कन्वर्ट्स इंटू 3x। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा, 2y प्लस z कन्वर्ट इंटू 3x, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना था, कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक रिएक्शन दिया गया है इफ द रेट ला इक्वेशन ए कन्वर्ट्स इंटू प्रोडक्ट, ए जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए रेट ला इक्वेशन दिया गया है R = K A⁴x, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिएक्शन इफ x इज निगेटिव। जब x की वैल्यू निगेटिव हो जाए तब इस केस में रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि R = K A⁴ हो जाएगा। तब अगर किसी भी चीज़ को अगर हम करते हैं, मान लो कि अगर हम ए के कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं, ठीक है ना। जब एक कंसंट्रेशन को घटाएं मतलब बढ़ा रहे हैं तब क्या हो जाएगा, देखते हैं। R = K, घटा तो सकते नहीं, हमेशा बढ़ाएंगे ही। मान लो 2a कर देते हैं,
के पावर में -x कर दें, ठीक है। और x की वैल्यू हम मान लो कि हम क्या कर देते हैं, -2 कर देते हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा -2, तब r इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर -2 हो जाएगा और k a के पावर -2, यानी कि ये चीज़ क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही घटा देगा, है ना। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं तो उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ए के कंसंट्रेशन को, तो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। अगर हम लोग कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं तब, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन द सेम, क्या रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, हाँ ये जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा कंसंट्रेशन को बढ़ाने से, है ना, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन का पावर का वैल्यू क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है ना, तो इसलिए जो है कि सी वाला ऑप्शन इस केस में सही हो जाएगा। आया समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द हाफ लाइफ वैल्यूज फॉर 2 डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ वैल्यू दिया है इतना, तो द रेशियो ऑफ देयर रेट कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताना है, मतलब रेट कांस्टेंट का रेशियो बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, K1 सॉरी अभी K1 नहीं करते हैं, अभी हम K करते हैं सिर्फ, K इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना, ये होता है। अब मान लेते हैं हम कि हमारे पास टी हाफ 1 इक्वल टू दिया है 75 मिनट, है ना, और टी हाफ 2 की वैल्यू दिया है 2.5 आवर, यानी कि कितना दिया है, 6 दूनी 12 और 30 150 मिनट ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ आपका दिया हुआ है टी हाफ का वैल्यू। तब हम इक्वेशन लगाएंगे क्या, K1 अपान K2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 अपान K2 इज इक्वल टू 0.693 अपान में टी हाफ 1 अपान में 0.693 अपान टी हाफ 2, ये कर देंगे, तो टी हाफ 2 ऊपर चला जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, K1 अपान K2 इज इक्वल टू टी हाफ 2 अपान टी हाफ 1, यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 टी हाफ 2 की वैल्यू बटे में 75, यानी कि सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, के का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है क्या, 2A कन्वर्ट्स इनटू 2B प्लस C इफ द रेट लॉ इज गिवन, यदि रेट लॉ दिया गया है R इक्वल टू KA का स्क्वायर, द रेट ऑफ रिएक्शन R की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, सब चीज़ दे दिया गया है भाई, तो निकालना क्या है, 6.0 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल डेसीमीटर के पावर -3 सेकेंड के पावर -1, और A का भी वैल्यू दे दिया है, बस K का वैल्यू निकालना है। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है, A का वैल्यू दिया है 2 इंटू में 10 टू द पावर -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, है ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तब सबकी वैल्यू रख करके निकाल देंगे। तो K इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, R अपान A स्क्वायर, अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। R की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 6.0 इंटू 10 टू द पावर -6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, हाँ फर्स्ट ऑर्डर नहीं, ये पर जब रेट ला दे दिया तो क्या फर्स्ट क्या सेकेंड, 2 इंटू में 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मोल पर लीटर, तो सेकेंड इनवर्स बचेगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर ही है, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.0 इंटू 10 टू द पावर -6 अपान में 4 इंटू में 10 टू द पावर -6, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बचेगा, मतलब यूनिट कट करके सेकेंड इनवर्स बचेगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 सेकेंड इनवर्स इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगा,
है ना, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में ना, कितना इजी क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताना है। टी हाफ की वैल्यू दिया गया है, टी हाफ बराबर दिया गया है 6.93 आवर्स। तब हमें के की वैल्यू बताना है। हमारे पास फार्मूला होता है के इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है भाई, इसको तो कोई भी बच्चा भी कर सकता है कि नहीं। टी हाफ की वैल्यू, तब 0.693 टी हाफ की वैल्यू रख देंगे 6.93, है ना। अब 6.93 है, यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये आवर है, तो देखो ऊपर में दिया 0.693, तो हम 10 से डिवाइड कर दें तो 6.93 हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, तब 10 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे 10 से डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 6.93 कटाने के लिए, और फिर 6.93 आवर इंटू में 10 कैंसिल, यानी कि 10 बचा, तो 10 के पावर -1 आवर इनवर्स, यानी कि 0.1 आवर इनवर्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो इस केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। सीईटी 2010 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के और ए के पावर 1 होता है। शायद ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं नेक्स्ट पुराने वीडियो में, लेकिन फिर से देख लेते हैं। देखिए रेट का वैल्यू होता है के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर अपान ए हो जाएगा। रेट का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन का यूनिट हो जाएगा यहाँ पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का मोल लीटर इनवर्स। तब यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स बचेगा, है ना। इतना इजी क्वेश्चन था ये, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी। एक रिएक्शन है, कौन सा, ए प्लस बी, जो कि बदल रहा है किसके अंदर, सी के लिए। इसके लिए रेट लॉ दिया गया है आर इक्वल टू के ए का स्क्वायर और बी, ये है आपका रेट लॉ। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया गया है, के इक्वल टू दिया गया है 6.25, है ना, 6.25 मोल के पावर -2 डेसीमीटर के पावर 6 सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तुमको, है ना। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे तभी हम लोग देखते हैं। और इस केस में आपका ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है 1 मोल पर लीटर, मोल डेसीमीटर के पावर -3, और बी का वैल्यू दिया गया है 0.2, है ना, मोल, और बी का वैल्यू कितना दिया गया है 0.2 मोल और डेसीमीटर के पावर -3। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, सबकी वैल्यू रख करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर इक्वल टू के की वैल्यू दिया गया 6.25, है ना, मोल के पावर -2 और डेसीमीटर के पावर 6 और सेकेंड के पावर -1, ये एक हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू रखते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मोल और डेसीमीटर के पावर -3 का स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है। बी का वैल्यू हो जाएगा 0.2 मोल डेसीमीटर के पावर -3। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यूनिट को सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। देखिए ये मोल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 6.25 मोल के पावर -2 डेसीमीटर के पावर 6 सेकेंड के पावर -1। और देखिए यहाँ पर एक का एक ही हो जाएगा, ठीक है ना, एक का एक ही होगा, लेकिन मोल का क्या ना हो जाएगा, मोल स्क्वायर हो जाएगा, मोल स्क्वायर डेसीमीटर के पावर 3 to 6 -6 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई बाई 0.2 मोल, फिर डेसीमीटर के पावर -3। अब अगर हम देखेंगे ध्यान से तो मोल स्क्वायर से आपका मोल स्क्वायर से मोल के पावर -2 कट जाएगा, डेसीमीटर के पावर 6 से डेसीमीटर के पावर -6 कट जाएगा। तब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 6.25, कुछ चीज़ें छूट गया है ना, नहीं ठीक है, 6.25 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इनवर्स तो यहाँ बचा है ना, सेकेंड इनवर्स, फिर मल्टीप्लाई बाई 0.2, एक से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं, मोल और डेसीमीटर के पावर -3 है ना। अब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12 है ना। अब 3 अंक पर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ 3 अंक पर पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 1.250 और यूनिट एक ही में ऐड हो जाएंगे, मोल डेसीमीटर के पावर -3 सेकेंड के पावर -1, ये हो जाएगा आंसर 1.250। देखिए किस में ऑप्शन, तो इस केस में आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 1.250। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था बताइए, फिर भी बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है? इस इक्वेशन को आपको याद होना चाहिए। ये इक्वेशन होता है k = 2.303 अपान t log a अपान a - x, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। देखते हैं कैसे ये इक्वेशन बनता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट a है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट p में। जब टाइम t बराबर 0 था तो इसका कंसंट्रेशन था a और इसका कंसंट्रेशन था, रिएक्टेंट a था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन a, प्रोडक्ट का 0। टाइम t बराबर t पर इसका कंसंट्रेशन हो गया a - x और ये हो गया x, ठीक है ना। तब इसके लिए अगर हम लोग रेट ला इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा रेट ला इक्वेशन क्या होता है? r = k a, ये होता है ना। आफ्टर टाइम t r को हम क्या लिख सकते हैं? dx/dt, ये लिख सकते हैं = k और a के जगह पर क्या लिख सकते हैं? a - x लिख सकते हैं, है ना, -dx/dt होता है। तब अगर हम इसको लिखें तो क्या हो गया? हमारा इक्वेशन बन जाएगा -dx/dt = k a - x हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? -dx/a - x, x वाले टर्म को एक साथ कर लिए = k dt हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब ये ऐसे और ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बचता है? यहाँ पर ये a - x का log आ जाएगा, तो हो जाएगा -log और -log a - x = k t + c, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 1 में c एक कांस्टेंट आ गया। c कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? जब t बराबर 0 था तब, जब t बराबर 0 था तब a - x बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। जब t बराबर 0 था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब t बराबर 0 था तो a - x की जगह पर क्या था? a था। तो बस यही चीज़ को हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तब यहाँ पर लिखेंगे -log a और फिर = k इंटू में 0 + c, ठीक है। तब यहाँ पर क्या आ गया? c = -log a, c का वैल्यू कितना आ गया? -log a आ गया, ठीक। बस अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर दे। c का वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रखना है, रखते हैं। तो जब इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -log a - x = kt - log a, ठीक है। अब इसको हम -log a को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -log a - x + log a, ठीक है ना। इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं ताकि आपको पता चले, = kt हो जाएगा। या फिर इसको हम कर सकते हैं kt बराबर log a
माइनस log a माइनस एक्स। और हमको पता है log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n। ये हमने फार्मूला देख रखे हैं, हम लोग ये log का फार्मूला ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वही फार्मूला का हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे। के टी इक्वल टू हो जाएगा क्या, log a अपान a माइनस एक्स, ये फार्मूला हो जाएगा। तब k इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका k इक्वल टू 1 बाई टी log a अपान a माइनस एक्स। अब ये है आपका नेचुरल log, इसको हमें बेस 10 में बदलना होगा। तब क्या करेंगे, k इक्वल टू 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स हो जाएगा। यही वाला आपका इक्वेशन पूछा था। ये आपका कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।